कभी सोचा है कि एक नन्ही सी चींटी और एक बहुत बड़ी वेल में क्या कॉमन है? या फिर एक गुलाब के फूल और आम के पेड़ में? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी कमाल की पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर साइंटिस्ट्स इस धरती के लाखों करोड़ों जीवों को कैसे समझते हैं, उन्हें कैसे नाम देते हैं और एक दूसरे से जोड़ते हैं। जरा सोचिए, 18 लाख अलग अलग तरह की किताबें, और ये सारी किताबें एक ऐसी लाइब्रेरी में रखी हैं जहां कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कैटलॉग नहीं। कुछ समय पहले तक बायोलॉजी की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। तो सवाल ये है कि हम इस इतनी बड़ी बायोलॉजिकल लाइब्रेरी को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। देखिए, चीज़ों को ग्रुप्स में बांटना ये हम इंसानों की एक बहुत ही बेसिक आदत है और इसकी जड़ें साइंस में नहीं बल्कि हमारे जिंदा रहने की ज़रूरत में है। हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए ये क्लासिफिकेशन कोई हॉबी नहीं थी, ये तो जिंदा रहने और मरने का सवाल था। कौन सा फल खा सकते हैं और कौन सा जहरीला है, किस जानवर का शिकार कर सकते हैं, किसकी खाल हमें ठंड से बचाएगी। बस यही नॉलेज थी जो उन्हें जिंदा रखती थी। तो सदियों तक ये क्लासिफिकेशन बस इसी तरह की जरूरतों पर चलता रहा। फिर आए एरिस्टोटल यानी अरस्तु, प्राचीन ग्रीस के एक महान विचारक। उन्होंने पहली बार इस चीज को एक साइंटिफिक नजरिए से देखने की कोशिश की। अब देखिए, अरस्तु का सिस्टम आज के हिसाब से शायद बहुत सिंपल लगे। उन्होंने पौधों को बस उनके साइज के हिसाब से पेड़, झाड़ी और जड़ी बूटी में बांट दिया, और जानवरों को इसमें कि उनके खून का रंग लाल है या नहीं। हाँ, ये परफेक्ट नहीं था, पर यह पहली बार था जब किसी ने सिर्फ देखकर यानी ऑब्जर्वेशन के आधार पर जीवों को बांटने की एक साइंटिफिक कोशिश की थी। अरस्तु का सिस्टम कई सदियों तक ठीक-ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने दुनिया घूमी, नई नई जगहें खोजी, नए नए तरह के जीव जंतु मिलते गए, और तब ये पुराना सिस्टम जवाब देने लगा। प्रॉब्लम ये थी कि जिंदगी का फैलाव हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था, लगभग 17 से 18 लाख। और मजे की बात यह है कि ये गिनती आज भी बढ़ रही है। हर साल साइंटिस्ट हजारों नई स्पीशीज खोज निकालते हैं। अब जाहिर है, अरस्तु का वो सिंपल सा सिस्टम इतने बड़े डेटाबेस को नहीं संभाल सकता था। और इसी चीज को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब इस प्लैनेट पर मौजूद लाइफ की अनगिनत किस्में, बड़े बड़े पेड़ों से लेके छोटे छोटे बैक्टीरिया तक, सब कुछ इसी का हिस्सा है। जरा इन्हें देखिए, एक मगरमच्छ और एक गिरगिट है तो दोनों रेप्टाइल्स, लेकिन उनके शरीर, उनके रहने का तरीका, सब कुछ कितना अलग है। यही तो खूबसूरती है बायोडाइवर्सिटी की। बायोलॉजी की भाषा में हर अलग तरह के जीव को हम एक स्पीशीज या प्रजाति कहते हैं। तो इंडियन कोबरा एक अलग स्पीशीज है, किंग कोबरा एक अलग स्पीशीज है, और इसी तरह बाकी सब भी। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब लोगों ने इन स्पीशीज को नाम देना शुरू किया। अब जैसे गौरैया को ही ले लीजिए, भारत में ही अलग अलग राज्यों में उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में कितना कंफ्यूजन होता होगा। अगर जापान का कोई साइंटिस्ट और ब्राजील का कोई साइंटिस्ट एक ही चिड़िया पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं। तो इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट्स को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की जरूरत थी। एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम जो हर स्पीशीज को एक यूनिक ग्लोबल नाम दे सके, जिसे पूरी दुनिया में पहचाना जाए। और इस प्रोसेस के दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी जीव के फीचर्स को ठीक से स्टडी करना और उसे डिस्क्राइब करना। और फिर आता है नॉमेनक्लेचर, यानी तय नियमों के हिसाब से उसे एक साइंटिफिक नाम देना। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए बाकायदा इंटरनेशनल रूल बुक्स हैं। पौधों के लिए है ICBN और जानवरों के लिए है ICZN। ये कोड्स पक्का करते हैं कि हर स्पीशीज का सिर्फ एक ही सही साइंटिफिक नाम हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। और फिर 18वीं सदी में एक स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस ने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त सॉल्यूशन दिया। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लिनियस ने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, दो नाम वाला सिस्टम। इसमें हर स्पीशीज को दो लैटिन शब्दों से बना एक नाम दिया जाता है। पहला नाम उसके जीनस यानी वंश का होता है और दूसरा उसकी स्पीशीज का। चलिए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबका पसंदीदा फल आम। अब आप भारत में हो, अमेरिका में हो या जापान में, साइंटिफिक कम्युनिटी में आम को हमेशा मैंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा।
ये नाम किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। आइए इस नाम को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। मैंगीफेरा, ये है जीनस का नाम। इसे एक बड़े खानदान जैसा समझिए, जिसमें आम से मिलती-जुलती और भी स्पीशीज हो सकती हैं। और इंडिका, ये है स्पीशीज का नाम, जो हमें खास तौर पर इंडियन आम के बारे में बता रहा है। जीनस और स्पीशीज, बस इतना ही सिंपल है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ नाम रखकर एक लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। इसका एक बहुत गहरा और जरूरी मतलब है। जब साइंटिस्ट्स ने एक जैसे फीचर्स वाले जीवों को एक साथ ग्रुप करना शुरू किया तो एक कमाल का पैटर्न सामने आया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ जीवों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो जिंदगी के एक विशाल फैमिली ट्री का नक्शा बना रहे हैं। और ये एहसास कि हम इंसान भी इसी विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं, कि हम एक छोटे से बैक्टीरिया और एक विशाल पेड़ दोनों से जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। इसने यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को ही बदल कर रख दिया। जब हमें ये समझ आया कि सारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें ये भी एहसास हुआ कि इस नाजुक रिश्ते को बचाना कितना जरूरी है। आज दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, वो इसी गहरी समझ से आती हैं कि एक स्पीशीज का खत्म होना पूरे सिस्टम पर असर डाल सकता है। तो अगली बार जब आप किसी फूल को देखें या किसी पक्षी का गाना सुनें, तो याद रखिएगा कि उसका भी एक नाम है, एक कहानी है, और जिंदगी के इस शानदार नाटक में उसकी भी एक खास जगह है। और ये हमें याद दिलाता है कि हम भी उसी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं।